रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक अध्यापन। अभी हमने डायग्नोस्टिक टेस्टिंग देखा, तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सिर्फ करेंगे, जैसे डॉक्टर अगर पेशेंट को डायग्नोसिस करते कि हाँ भाई तुम्हें ये बीमारी है, और उसको दवा नहीं देंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि आपने उसको डायग्नोसिस किया, उसमें क्या कमतरता है, क्या बीमारी है, वो डॉक्टर ने फाइंड आउट की, लेकिन उस बीमारी के ऊपर अगर डॉक्टर ने दवाई नहीं दी तो वो बीमारी तो ठीक होने वाली नहीं, उल्टी और बीमारी बढ़ सकती है। तो इसलिए टीचिंग में भी अगर आप डायग्नोसिस करते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट का उपयोग करते हो, बच्चों को डायग्नोसिस करते हो कि ये बच्चा किस में कमजोर है, क्या इसके वीकनेसेस है एंड क्या स्ट्रेंथ है, ये हमने डायग्नोसिस किए, लेकिन हमने उसके ऊपर फिर वो उसकी कमियां है ना, उसकी जो कमतरताएं हैं, वीकनेसेस है, या उसके जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ावा देने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं किया, कोई रेमेडियल टीचिंग नहीं किया, मतलब उपचारात्मक आपण काही अध्यापनच केलं नाही। इफ वी नॉट चेंज आवर टीचिंग स्ट्रेटेजी और वे ऑफ टीचिंग और मोड ऑफ टीचिंग, है ना, ये हमने चेंज ही नहीं किया, तो क्या होगा, उसका डायग्नोसिस करके कुछ फायदा नहीं होगा। सो रेमेडियल टीचिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन वी डायग्नोज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, है ना। तो इस रेमेडियल टीचिंग से क्या होता है, हम बच्चों के जो लर्निंग डिफिकल्टीज है, जो उनको सीखने में जो डिफिकल्टी आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, जो उनके वीकनेसेस हमने जो फाइंड आउट किए हैं, वो ओवरकम करने के लिए या उसको कम करने के लिए और बच्चों का एकेडमिक प्रोग्रेस करने के लिए रेमेडियल टीचिंग इज अ most important. Okay, so whatever learning difficulties or weaknesses we found after diagnosis, so that will be minimized or overcome through the remedial teaching, है ना। तो इसके लिए ये रेमेडियल टीचिंग जो है, उपचारात्मक अध्यापन जो है, वो जरूरी है ना। सो रेमेडियल टीचिंग जब हम करेंगे तो रेमेडियल टीचिंग करते वक्त हमें कुछ प्रिकॉशन्स लेना जरूरी है ना, आपल्याला काही दक्षता घेणं खूप गरजेचं आहे। तो क्या आप बता सकते हो, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो, कैन यू प्रेडिक्ट, कैन यू इमेजिन व्हाट द प्रिकॉशन teacher should take while before giving a remedial teaching? रेमेडियल टीचिंग करने से पहले, उपचारात्मक अध्यापन करने से पहले एक टीचर ने क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या आप बता सकते हो, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सो आप पहले तो एज ए टीचर ये मत सोचो दैट एवरी चाइल्ड हु नीड रेमेडियल टीचिंग इज अ स्लो लर्नर, है ना। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, इसको रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है, इसको उपचारात्मक अध्यापन की जरूरत है, मतलब ये क्या है, पढ़ाई में बहुत ही धीमा है या धीमी है ना, कमजोर है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता। सो ऐसे हमें बायस होके नहीं सोचना है कि दो स्टूडेंट्स आर नीड अ रेमेडियल टीचिंग, दे आर स्लो लर्नर। नो, दे मे नॉट बी स्लो लर्नर। कुछ उनके फैमिली प्रॉब्लम हो सकते, कुछ इनके मेंटल प्रॉब्लम हो सकते, कुछ उनके इमोशनल प्रॉब्लम हो सकते, जिसकी वजह से शायद कुछ सब्जेक्ट में, कुछ टॉपिक में वो बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ये पहले दिमाग से हमें निकाल देना चाहिए एज ए टीचर कि जिनको रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है वो सभी स्लो लर्नर है, ऐसा नहीं है। अगर आप उनको स्लो लर्नर के एंगल से सभी कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, सम आर मे बी स्लो लर्नर बट ऑल आर नॉट स्लो लर्नर, सो वी शुड कीप इन माइंड दिस। We also think that brilliant students do not need remedial teaching. That is also myth, or that is also not a correct thinking that brilliant student को remedial teaching की जरूरत नहीं होती, ऐसा नहीं होता, है ना। तो brilliant student को भी remedial teaching की जरूरत हो सकती है। ब्रिलियंट स्टूडेंट हो
बच्चा बहुत ही होशियार हो, लेकिन हो सकता है कुछ टॉपिक में वो पीछे हो सकता है, या उसको इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, या आप इतना आसान करके पढ़ाते हो, आप इतना लो लेवल पे आके पढ़ाते हो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट को शायद वो चैलेंजिंग नहीं लगता हो, उसको लगेगा कि ये क्या कितना सिंपल है और कितना टीचर इसके ऊपर वक्त अपना दे रही है, तो कोई कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है शायद। तो उसको फिर अलग तरह से पढ़ाने की आपको ज़रूरत है, उसके स्पीड से, उसके कैपेबिलिटी से मैच करते हुए भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है रेमेडियल टीचिंग सिर्फ स्लो लर्नर के लिए नहीं होती, तो ये ब्रिलियंट स्टूडेंट को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ये हमें ध्यान में रखना है। नहीं तो हम क्या सोचेंगे कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उनको कोई अलग तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई अलग टेक्निक उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सोचेंगे तो ये ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है उनका इंटरेस्ट आपके पढ़ाने से, सब्जेक्ट से हट जाएगा। तो ये भी ध्यान में हमें रखना है। डोंट स्टार्ट रेमेडियल टीचिंग बिफोर डायग्नोजिंग देयर प्रॉब्लम। कभी कभी हम क्या करते, डायग्नोसिस किए बिना ही उसका रेमेडियल उपचारात्मक अध्यापन शुरू कर देते। जैसे मैंने कुछ देर पहले अभी एग्जाम्पल दिया था कि कुछ बच्चे अगर किसी टॉपिक में पीछे है, तो टीचर क्या करते हैं, उसको 10 बार पढ़ने के लिए कहेंगे, 10 बार घर से कॉपी करके लिखने के लिए कहेंगे। तो ये सिस्टम या ये टेक्निक हम फॉलो करेंगे तो उससे उस बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको डायग्नोस ही नहीं किया। आप उसको सिर्फ बोल रहे कि आपको आता नहीं, चलो घर से ये 10 बार लिख के लाओ, ये कोई उसके ऊपर सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको पहले डायग्नोस करना पड़ेगा कि उसको असल में कौन से पॉइंट पे, कौन से स्टेप पे उसको प्रॉब्लम है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। एंड फॉर दैट पर्पस वी मस्ट डायग्नोस देयर प्रॉब्लम। स्टूडेंट के प्रॉब्लम हमें डायग्नोस करने पड़ेंगे। हो सकता है वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन उसका कुछ अलग प्रॉब्लम हो, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कुछ और उसका हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो, तो वो आप सॉल्व करेंगे तो वो पढ़ाई में या क्लास में ध्यान देगा। तो हमें डायग्नोस करना जरूरी है। इवन डोंट टेल ऑल द क्लास दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट नीड रेमेडियल टीचिंग। क्यों नहीं बताना चाहिए रे पूरे क्लास को कि इन बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की जरूरत है? ये पूरे क्लास में क्यों नहीं बताना चाहिए? क्या लगता है आपको? हम अगर बताएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? हम्म, पूरे क्लास में क्यों नहीं बताना चाहिए कि, हाँ बोला। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अगर आप पूरे क्लास में बताओगे कि ये 4 स्टूडेंट या ये 10 स्टूडेंट क्लास के बाद रुकेंगे, इनको और अच्छे पढ़ाने की ज़रूरत है, रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है, तो क्या होगा, उनको दूसरे बच्चे उनको ऐसे नज़र से देखेंगे कि ये एकदम कमज़ोर है पढ़ाई में, एकदम बुद्धू है, इसको एक बार पढ़ा के, टीचर ने पढ़ा के इसको समझता नहीं है। तो दे आर मतलब उनका क्या होगा, और स्टूडेंट उनकी तरफ से इस नज़र से देखेंगे तो वो बच्चों को शर्मिंदगी जो है वो फील हो सकती है, उनको इंसल्टिंग फील हो सकता है, और उनको फिर उनका कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। तो इसलिए कभी भी सभी स्टूडेंट के सामने नहीं बताना चाहिए कि ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चे को दूसरी तरह से पढ़ाने की ज़रूरत है, इसको साइकेस्ट्रिक की ज़रूरत है, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये अगर आप सबके सामने बताओगे तो वो बच्चा और भी लो फील करेगा, और भी उसका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे आ सकता है। तो इसलिए कभी भी गलती से भी क्लास में सभी बच्चों के सामने कोई बच्चा कमज़ोर है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसका इंसल्ट नहीं करना है। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं स्कूल में हम यही करते हैं, हम सबके सामने उसको डांटते हैं, तू बुद्धू है, तू ऐसा है, तुझे समझ में नहीं आता, सबको समझ में नहीं आता है। टीचर आर ट्राइंग टू इंसल्ट दैट स्टूडेंट। तो इसका नतीजा क्या होता है, वो बच्चा फिर चुप रहने लगता है, स्कूल छोड़ देता है, वो टीचर के क्लास को नहीं बैठता है ना। और उसको अगर आप एज ए टीचर उसको यही बताओगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो उसको सही में लगने लगता है कि उसको कुछ नहीं आता, और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा उस सब्जेक्ट में पीछे रह जाता है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं बताना चाहिए, ध्यान में रखो। रेमेडियल टीचिंग में need in effective and psychomotor domain along with cognitive domain। cognitive मतलब ज्ञान, है ना। तो केवल ज्ञान के संदर्भ में रेमेडियल टीचिंग की जरूरत होती है ऐसा नहीं है। तो उसको अफेक्टिव मतलब इमोशंस और साइकोमोटर मतलब उसके मानसशास्त्र से रिलेटेड भी उसको कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसके घर में कोई हमेशा झगड़ा चलता है पेरेंट्स का, तो वो डिस्टर्ब होगा साइकोलॉजिकली, इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है, या उसका आईक्यू ही लो हो सकता है, या वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या उसको कुछ हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि रेमेडियल टीचिंग हमेशा उसको सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में ही ज़रूरी है, ज्ञान के बारे में ज़रूरी है। तो रेमेडियल टीचिंग इमोशनल साइकोमोटर इस डोमेन का भी हमें रेमेडियल टीचिंग देते वक्त सोचना चाहिए। सो रेमेडियल टीचिंग मस्ट बी डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल, है ना। जैसे मैंने कहा सभी को आप एक तरह से पढ़ाओगे तो वो कुछ ठीक बात नहीं होगी। हर एक बच्चा अलग है और हर एक बच्चे का प्रॉब्लम अलग हो सकता है। इसलिए रेमेडियल टीचिंग जो है ये हर एक स्टूडेंट के हिसाब से हमें प्लानिंग करना है। तो इसलिए हम रेमेडियल टीचिंग के दौरान जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी तैयार करेंगे, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हर एक बच्चे के लिए अलग हो सकती है। जैसे कल हमने देखा कि डॉक्टर सबको बुखार है तो सबको एक जैसे दवाई डॉक्टर नहीं देते, क्योंकि सबके पीछे के बुखार का रीजन अलग हो सकता है। किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, किसी को इमोशनल प्रॉब्लम से हो सकता है, किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया उसके वजह से बुखार हो सकता है, किसी को वायरल बुखार हो सकता है ना। किसी का ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गया इसके वजह से बुखार हो सकता है, किसी को नींद नहीं आई इसके वजह से बुखार हो सकता है। तो हर एक का बुखार जैसे अलग अलग रीज़न से होता है, वैसे ही हर एक बच्चे का पढ़ाई में पीछे रहने का कारण भी अलग अलग हो सकता है। और इसलिए हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग तरह से हमें रेमेडियल टीचिंग देना ज़रूरी है। नहीं तो आप एक सबको एक साथ ही एक जैसे ही फिर से पढ़ाओगे तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा, ये भी ध्यान में हमें रखना है। ड्यूरिंग रेमेडियल टीचिंग स्टूडेंट शुड नॉट फील इट इज एज पनिशमेंट, है ना। आप रेमेडियल टीचिंग दे रहे हो तो जिन बच्चों को आप रेमेडियल टीचिंग दे रहे हो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको कोई सजा दे रहे हो, है ना। जैसे हम अभी मैंने कहा ना कि हम कहते 10 बार लिख के लाओ, है ना, 10 बार ये तुम जोर से पढ़ो, तो ये क्या हो गया, दे फील इट्स पनिशमेंट। बच्चों को लगता है ये तो शिक्षा है, हमें ये तो सजा दे रहे हैं, है ना। तो ये सजा देने के जैसे अगर उनको लगेगा तो वो रेमेडियल टीचिंग का इफेक्ट जो हमें चाहिए, अच्छा इफेक्ट परिणाम जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हम नहीं हासिल कर पाएंगे। तो बच्चों को पनिशमेंट जैसे नहीं लगना चाहिए, तो उनको अच्छी तरह से हमें रेमेडियल टीचिंग उनके इंटरेस्ट उनके लेवल के हिसाब से हमें सोच के करना चाहिए। एंड वी शुड टेक फॉलो अप ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ऐसा नहीं कि एक बार रेमेडियल टीचिंग दे दिया अपना काम हो गया, ऐसा नहीं है। रेमेडियल टीचिंग के बाद फिर से हमें उनकी टेस्ट लेनी पड़ेगी कि क्या अभी मैंने मेरा जो तरीका बदला, मैंने जो टेक्निक बदला, या मैंने जो नया स्ट्रेटेजी अप्लाई किया उसका कोई उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका फॉलोअप हमें रेमेडियल टीचिंग के दौरान हमें लेना पड़ेगा। So these are some precautions we must take as a teacher
while giving remedial teaching to the student। अभी इसके बारे में कुछ डाउट है या कुछ ऐड करना है तो आप बोल सकते हो। एनी डाउट? प्रिकॉशन, व्हाट इज रेमेडियल टीचिंग एंड व्हाट द प्रिकॉशन वन शुड टेक, इसके बारे में कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। चलो ओके, मेरे ख्याल से किसी को कुछ डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॅटेजीज फॉर रेमेडियल टीचिंग। तो उपचारात्मक अध्यापनासाठी व्हाट द स्ट्रॅटेजीज, कौन से रणनीतियां हम उपयोग में लाएंगे, कौन से टेक्निक हम उपयोग में लाएंगे। तो फर्स्ट तो क्लास टीचिंग। अगर आपको ये डायग्नोसिस करते वक्त या आपने बच्चों का टेस्ट ले लिया, कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद इवैल्यूएशन कर दिया और आपको ये अगर समझ में आया कि क्लास में से बहुत सारे बच्चों को मैंने जो पढ़ाया वो समझा नहीं है, तो आपको क्या करना है, फिर से नई तरीके से नए इसका उपयोग करके आपको बच्चों को पढ़ाना है। सो एक तो हो गया रेमेडियल टीचिंग, हम पूरे क्लास को भी दे सकते। अगर मुझे ये पढ़ाने के बाद इवैल्यूएशन करते वक्त या टेस्ट लेने के बाद ये मुझे समझ में आता है कि मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है क्लास में से बहुत सारे बच्चों को नहीं समझा है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे पूरे क्लास को फिर से पढ़ाना है, अलग तरीके से पढ़ाना है, कुछ अलग टीचिंग एड्स वगैरह उपयोग करके मैं पढ़ाऊंगा और सिंपल लैंग्वेज में मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी हो गई। सेकंड इज अ ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग। अगर मुझे ये समझ में आता है आफ्टर पढ़ाने के बाद कि भाई क्लास में से कुछ बच्चों के प्रॉब्लम कॉमन है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, तो आप उन बच्चों का एक ग्रुप बना के उनके लिए अलग से रेमेडियल टीचिंग दे सकते हो। जैसे हमने कहा ना कि समझो क्लास में से 2 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, उनको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये मुझे जब मैं ऑब्जर्व करूंगा, जब मैं कुछ सवाल पूछूंगा या मैं टेस्ट लूंगा तब मुझे समझ में आएगा। तो फिर मुझे क्या करना है, जो कॉमन प्रॉब्लम जिन बच्चों के है, कॉमन लर्निंग डिफिकल्टीज है, जिनको अध्ययन में जो कॉमन डिफिकल्टीज आए हैं बच्चों को, उन बच्चों को मुझे अलग लेके या क्लास के बाद, स्कूल के बाद एक ग्रुप तैयार करके मुझे उनको फिर से पढ़ाना होगा। ये एक स्ट्रेटेजी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। या इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे पता चला कि 10 बच्चों को नहीं समझा, लेकिन एक टॉपिक समझो मैंने पढ़ाया उनको बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, और मुझे ये समझ में आया कि बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ये 50 में से 10 बच्चों को नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे डायग्नोस्टिक्स टेस्ट के बाद ये भी अगर समझ में आता है कि 10 बच्चों का प्रॉब्लम अलग अलग है, सेम नहीं है, कॉमन लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक बच्चे को उसके लर्निंग डिफिकल्टी के हिसाब से अलग तरीके से मुझे पढ़ाना पड़ेगा, अलग रेमेडियल टीचिंग के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद अगर मुझे पता चलता है कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का प्रॉब्लम अलग है, भले एक ही टॉपिक है लेकिन हर एक का प्रॉब्लम अलग है, तो किसी को क्लासिफिकेशन नहीं समझा, किसी को एग्जाम्पल देना नहीं आता, किसी को पहचानना नहीं आता पिक्चर में से, तो मुझे समझ में आया कि हर एक का प्रॉब्लम अलग है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग मुझे देना पड़ेगा, उसको इंडिविजुअल लेवल पे हर एक बच्चे के लिए अलग तरह से मुझे पढ़ाना पड़ेगा। देन द ऑटो इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। कभी कभी मुझे ये समझ में आता है कि कोई बच्चे पढ़ाई में धीमे हैं या बहुत ही उनको फास्ट पढ़ा के या उनको स्पीड जो है वो उनके स्पीड से मैच नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे ऑटो इंस्ट्रक्शनल लर्निंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई करना। ऑटो इंस्ट्रक्शनल मतलब बच्चे खुद के समय के हिसाब से, खुद के स्पीड से पढ़ेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे हम ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं
और वो वीडियो देख देख के उसको जैसे जहाँ पे चाहिए वो पॉज करेगा, फिर से सुनेगा, फिर से रिपीट करेगा, है ना। तो ये ऑनलाइन मोड का उपयोग करके, वीडियो का उपयोग करके मैं अगर उनको कोई पढ़ाऊंगा तो शायद उनको समझने में आसानी होगी, क्योंकि हो सकता है क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे स्पीड से सभी बच्चे शायद मैच नहीं कर पा रहे। मैं आगे जाता हूँ, कुछ बच्चे जवाब देते हैं और हम ये मान लेते हैं सब क्लास को इसका जवाब आ गया, तो क्या होता है कुछ बच्चे पीछे ही छूट जाते हैं। तो इसलिए ऑटो इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, इसमें हमें प्रोग्राम लर्निंग जैसे टेक्निक है जिसको हम बच्चे अपने हिसाब से सीखेंगे, पढ़कर सीखेंगे, फिर जाके जवाब देंगे, या वीडियो बेस लर्निंग है जिसमें हम वीडियो तैयार करेंगे हमारे टीचिंग का, और फिर बच्चे उनके टाइम के हिसाब से पॉज करके फिर से सुन के वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ऑटो इंस्ट्रक्शनल लर्निंग स्ट्रेटेजीज का भी मैं उपयोग कर सकता हूँ जिससे बच्चों को फायदा होगा। या फिर इनफॉर्मल टीचिंग, ये भी मुझे स्ट्रेटेजी अप्लाई मैं कर सकता हूँ व्हेन आई एम डूइंग अ रेमेडियल टीचिंग। कुछ बच्चों को ऐसे आप थेरोटिकली पढ़ा के समझ में नहीं आता, आप बुक में से उनको कुछ पढ़ा रहे हो तो समझ में नहीं आता, उनको प्रैक्टिकली या एक्सपीरियंस देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक का पढ़ने का अपना अपना तरीका डिफरेंट होता है। कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल हम नॉलेज ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आपने भी शायद ये इस बात को पॉइंट किया होगा। हमारे कॉलेज में या हम जब स्कूल में थे तो समझो साइंस सब्जेक्ट है, तो कुछ बच्चे साइंस का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा करते थे लेकिन उनको साइंस के थियरी लिखने में प्रॉब्लम होती थी। तो कुछ बच्चे थियरी बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक का सीखने का तरीका अलग है। तो हो सकता है हम जो फॉर्मल टीचिंग क्लास में करते हैं ब्लैक बोर्ड का उपयोग करके, बुक का उपयोग करके, वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो उनको फिर इनफॉर्मल टीचिंग करनी पड़ेगी, उनको उस तरह के अनुभव देने पड़ेंगे। फिर हमें फील्ड विजिट का ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा उनके लिए हमें कोई प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि उनको अनुभव मिले। तो इस तरह से इनफॉर्मल टीचिंग जो है वो इनफॉर्मल टीचिंग का हम उपयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो दीज आर सम स्ट्रेटेजीज वी मस्ट प्लान, वी मस्ट कैरीड आउट व्हाइल डूइंग अ रेमेडियल टीचिंग। तो ये स्ट्रेटेजीज जो है उनका इसमें से एक या दो या जितने ज़रूरी है उतने स्ट्रेटेजीज का उपयोग हम रेमेडियल टीचिंग करते वक्त कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट है क्या? देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है? जिस टॉपिक में या फील्ड में पीछे है, वीकनेस है, वो ओवरकम करने के लिए रेमेडियल टीचिंग ज़रूरी है ना। इससे उसकी जो कमियां थी, जी कमतरता होती, वो दूर करने के लिए रेमेडियल टीचिंग ज़रूरी है। करेक्ट। और क्या हो सकता है इम्पॉर्टन्स ऑफ? हाँ, विद्यार्थ्याचा आत्म त्याला पण येस करेक्ट, अगदी बरोबर आहे सुरेश, अगदी बरोबर आहे। विद्यार्थ्याला जेव्हा रेमेडियल टीचिंग द्याल तेव्हा त्याला जाणवेल, अरे आता हे मला पण येतंय आणि हे मला येतंय ही भावना जेव्हा निर्माण होईल तेव्हा साहजिकच त्याचा आत्मविश्वास वाढेल, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उसको लगेगा येस आई ऑल्सो कैन डू इट, येस आई ऑल्सो, येस येस। आणि यानी शिक्षकांच्या अनुभवामध्ये वाढ होईल, टीचर्स का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उनको भी पता चलेगा कि किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, तो क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए, क्या मेथड्स अप्लाई करनी चाहिए, क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी, ये शिक्षक भी सीख जाएंगे जिससे उनको ज़रूर आगे चल के फ़ायदा होगा। बहुत बढ़िया। और कुछ इम्पोर्टेंस? हां, शिक्षकांना येस, कारण आपल्यालाही फीडबॅक मिळेल की आता मी ज्या पद्धतीनं शिकवलंय ते कळलंय आणि यामुळे शिक्षकांनाही बरं वाटेल, त्यांचाही कॉन्फिडन्स वाढेल, येस, आणि समाधान मिळेल की मी सगळ्या विद्यार्थ्यांच्यापर्यंत मला जे ज्ञान पोचवायचं आहे ते पोचू शकलो. सो डेफिनेटली शिक्षक विल गेट सॅटिस्फाईड बिकॉज ऑफ दिस. करेक्ट.
और कुछ? Okay, so these are some point to minimize stagnation and dropout rate in our country school. है ना, हमारे देश में ड्रॉप आउट रेट जो है, मतलब ड्रॉप आउट मतलब स्कूल छोड़ देने का, और स्टैग्नेशन मतलब कि उसी क्लास में बार बार फेल हो रहे बच्चे, है ना। हम देखते कुछ बच्चे पांचवी छठी सातवीं कक्षा में दो दो तीन तीन साल रहते हैं। तो ये जो ड्रॉप आउट, और इसके वजह से बहुत सारी बच्चे या तो स्कूल छोड़ते हैं, विशेषतः लड़कियां गांव में, है ना, सातवीं हो गई, फिर आठवीं नौवीं जब तक जाते हैं, या ज़्यादा से 10वीं तक, फिर बाद में वो स्कूल छोड़ते हैं। तो क्यों स्कूल छोड़ते हैं? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि ये पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, और इसके वजह से या तो बच्चों का फेल होने का प्रमाण बढ़ता है, या तो स्कूल छोड़ने का ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ता है। तो अगर हम सही से रेमेडियल टीचिंग करेंगे डायग्नोसिस करके, तो क्या होगा, बच्चे पास भी हो जाएंगे और वो स्कूल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको फिर जो पढ़ा रहे वो क्लास में समझ में आएगा, उनको इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो इससे हमारे देश की ये जो बहुत बड़ी समस्या है, स्टैग्नेशन एंड ड्रॉप आउट, स्कूल छोड़ना, और उसी स्कूल में स्टैग्नेशन मतलब फेल, स्थगन, है ना। तो ये जो समस्या है उसको हम इसके ऊपर हम ओवरकम कर सकते हैं, ये समस्या हम कम कर सकते हैं। मिसकंसेप्ट जो है बच्चों में, उनको हम दूर कर सकते हैं, है ना। कुछ बच्चों को लगता है साइंस मेरे लिए नहीं है, मैथमेटिक्स मेरे लिए नहीं है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, सबके बस की बात नहीं है, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये जो मिसकंसेप्ट है पढ़ाई के बारे में बच्चों के, ये हम रेमेडियल टीचिंग से दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी बच्चों के बस की बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो टीचर गलत तरीके से पढ़ाते, या टीचर सब बच्चों को एक ही लेवल के मान के पढ़ाते हैं। तो जब हम रेमेडियल टीचिंग करेंगे, हर एक को इंडिविजुअल लेवल से उसका डायग्नोसिस करके प्रॉब्लम ध्यान में रख के पढ़ाएंगे, तब सब बच्चों को सभी टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएंगे, और इससे बच्चों को मन में सब्जेक्ट के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जो भी मिसकंसेप्ट होगा वो दूर हो जाए। टू डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ लर्निंग, पढ़ने का या अध्ययन की अच्छी जो हैबिट है, हैबिट का मतलब हम कह सकते हैं मराठी मध्ये आपण सवय ज्याला म्हणतो। सो गुड हैबिट जो है, अच्छी आदत जो है बच्चों की पढ़ने की, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों को क्या लगता है, पढ़ना मतलब क्या, ओनली रोट मेमोराइज करना, तो उसी तरह से वो पढ़ते रहते, चाहे साइंस हो चाहे मैथमेटिक्स हो। आपको पता होगा हमारे स्कूल के बच्चे, कुछ शायद आपको उदाहरण आपके सामने है, कुछ बच्चे तो मैथ्स के उदाहरण भी पाठ मतलब बाय हार्ट करते थे, रोट मेमोराइज करते थे। तो मैथ्स क्या रोट मेमोराइज करने का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों के वो ऐसे जैसे लिखा है वैसे वो पूरा सिर्फ याद करने की कोशिश करते थे। तो ये जो गलत तरीके हैं पढ़ाई के या पढ़ने के, उनको भी हम सुधार सकते हैं बच्चों के। शायद कुछ बच्चे पढ़ाई में पीछे है क्योंकि उनको पढ़ने का तरीका ही गलत है ना, अध्ययन करने का तरीका ही गलत होता है। तो ये गलत तरीका हम इससे सुधार सकते हैं। सभी स्टूडेंट को एक लेवल पे ला सकते हैं, क्योंकि जब सभी स्टूडेंट को आप हर एक टॉपिक उनके लेवल के हिसाब से, उनका प्रॉब्लम ध्यान में रख के आप जब पढ़ाओगे, तो इसका फायदा क्या होगा, सभी बच्चे एक लेवल पे आएंगे, सभी को टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। सो वी कैन ब्रिंग ऑल स्टूडेंट एट अ इक्वल लेवल इन एजुकेशन, है ना। बच्चों का प्रोग्रेस होगा, स्टूडेंट प्रोग्रेस अच्छा हो जाएगा, बच्चों की प्रगति उस सब्जेक्ट में, टॉपिक में अच्छी हो जाएगी। इससे स्टूडेंट टीचर का रिलेशन बहुत ही हेल्दी हमारा तैयार होगा, बहुत ही अच्छा रिलेशन तैयार होगा, क्योंकि टीचर हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम ध्यान में रख के उसी तरह से पढ़ाएंगे, रेमेडियल टीचिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एज ए फ्रेंडली हो जाएगा। बच्चों को ये समझ में आएगी, नहीं टीचर मेरे बारे में भी सोचते हैं,
मेरे पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में भी पूछते हैं या मुझसे अच्छी तरह से बात करते हैं, मैं कैसे अच्छा पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ उस तरह से टीचर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये जब समझ में आएगा तो नेचुरली स्टूडेंट और टीचर्स का जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। एंड इससे इट विल डेवलप इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड, और इससे अच्छी अध्यापन और अध्ययन करने की पद्धतियां जो है, टेक्निक जो है, स्ट्रेटेजी जो है वो हम विकसित कर सकते हैं। वी कैन डेवलप अ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड्स और अप्रोचेस। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ये सब रेमेडियल टीचिंग के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, उसके फायदे कैसे किसको क्या हो सकते, ये यहाँ पे मैंने लिखे हैं। एज यूजुअल आप इसमें और ऐड कर सकते हो।